हाँ तो प्यारे बच्चों सभी को जय हिंद। आज हम लोग करेंगे जो आपकी 12वीं कक्षा की मैक्रो इकोनॉमिक्स है, उसका बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कहीं ना कहीं बार बार पेपर्स में आते रहते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जो नेशनल इनकम की विधियां हैं कि राष्ट्रीय आय का माप कैसे करते हैं, उनकी विधियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो बेटे जो सबसे पहली विधि क्या है आपकी राष्ट्रीय आय को मापने की? उत्पाद विधि। उत्पाद विधि या मूल्य वृद्धि विधि, जिसको हम लोग प्रोडक्ट मेथड और वैल्यू एडेड मेथड भी कहते हैं। आज हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो बेटे क्या होती है ये? कहता है राष्ट्रीय आय को मापने की उत्पाद विधि को मूल्य वृद्धि विधि यानी कि वैल्यू एडेड मेथड या औद्योगिक उद्गम विधि या निवल उत्पाद विधि भी कहा जाता है। ठीक है, इसके भिन्न भिन्न नाम हैं उत्पाद विधि के। मूल्य वृद्धि विधि, अगर पेपर में मूल्य वृद्धि पूछी जाए तो भी आपने उत्पाद विधि करनी है। कई बार वो औद्योगिक उद्गम विधि या निवल उत्पाद विधि के बारे में पूछ लेता है, तो आपको ये जो प्रोडक्ट मेथड है इसके द्वारा ही आपको नेशनल इनकम काउंट करनी है। ओके, तो परिभाषा क्या बेटे? उत्पाद विधि वह विधि है जो एक लेखा वर्ष में देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत, घरेलू सीमा के बारे में हम बात पहले ही कर चुके हैं क्या होती है वो। तो उत्पाद विधि वह विधि है जो एक लेखा वर्ष में देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत प्रत्येक उत्पादक उद्यम के, जो प्रत्येक उत्पादक उद्यम होता है, के उत्पादन में योगदान की गणना करके राष्ट्रीय आय को मापती है। ठीक है बेटे, तो कहना क्या चाह रहा है? एक लेखा वर्ष में किसी भी देश में जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है, उस उत्पाद के मूल्यों का जोड़, जो भी उत्पाद हुआ है उसके मूल्यों का जोड़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं? राष्ट्रीय आय का माप कर सकते हैं। किसके माध्यम से? उत्पाद विधि के माध्यम से। ठीक है, उम्मीद है बेटे आपकी समझ में आ गई परिभाषा क्या कहना चाह रही है। इसके बाद हम बात करेंगे कि जब हम लोग नेशनल इनकम की काउंटिंग करते हैं, राष्ट्रीय की काउंटिंग करते हैं उत्पाद विधि द्वारा, तो कौन कौन से स्टेप चले जाते हैं? जो पहला स्टेप क्या है बेटे इसमें, जो स्टेप उठाते हैं, फर्स्ट स्टेप, उत्पादक उद्योगों की पहचान तथा वर्गीकरण। सबसे पहले हम लोग को उन उत्पादक उद्योगों की पहचान करनी है जहां पर वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि अर्थव्यवस्था को हम तीन क्षेत्रों में बांटते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। ये तीनों वो क्षेत्र हैं जहां पर वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है। ठीक है, ये वो क्षेत्र है जहां पर क्या होगा, जो वस्तु और सेवाएं प्रोड्यूस होगी, उस वस्तु और सेवाओं का जो उत्पाद होगा, उस उत्पाद के मूल्यों की गणना करके हम क्या करते हैं? उत्पाद विधि द्वारा राष्ट्रीय आय का माप करते हैं। जैसे प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है? जैसे कि हम जानते हैं जो प्राथमिक क्षेत्र है, बेसिकली हम उसको कृषि क्षेत्र बोलते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर। मतलब जो भी खेती बाड़ी है, आपका पशुपालन है, मछली पालन है, खनन से रिलेटेड एक्टिविटीज हैं। ठीक है, जंगल से हम लोग उत्पाद इकट्ठा करते हैं, ये सभी की सभी किसमें आते हैं? ये आते हैं प्राथमिक क्षेत्र में। तो प्राथमिक क्षेत्र में जिन वस्तुओं का उत्पादन होता है, उस उत्पाद के मूल्यों को जोड़ लिया जाता है घरेलू आय या राष्ट्रीय आय निकालने के लिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र जैसे कि हम जानते हैं प्राथमिक क्षेत्र की वस्तुओं को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है। जैसे हम लोग गन्ने की चीनी बनाते हैं, अब जो गन्ना है एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोड्यूस होता है, जबकि जो चीनी क्या है वो औद्योगिक क्षेत्र में, जिसको विनिर्माण क्षेत्र भी कहते हैं। ऐसे कपास से हम लोग कपड़ा बनाते हैं, कपास कहाँ प्रोड्यूस होता है? प्राइमरी सेक्टर में। ठीक है, कपास प्राइमरी सेक्टर में होता है, जबकि जो कपड़ा है इंडस्ट्री सेक्टर में प्रोड्यूस होता है। तो द्वितीयक क्षेत्र में जितनी भी वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, उनके उत्पाद के मूल्य को जोड़ लिया जाता है। ठीक है, तृतीयक क्षेत्र क्या है? तृतीयक क्षेत्र को कहीं ना कहीं हम लोग सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। यहां पर सारी जो सर्विसेज है उनको प्रोड्यूस किया जाता है। जैसे आपका बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, संचार है। ठीक है, आपका जो लॉयर्स, डॉक्टर, टीचर्स, ये सभी किस में आते हैं बेटे? ये आते हैं सारे के सारे आपके तृतीयक क्षेत्र में आते हैं। तो जब हम लोग घरेलू उत्पाद की गणना करते हैं बाजार कीमत पर, तो तीनों क्षेत्रों की आय को जोड़ लिया जाता है, प्राथमिक क्षेत्र की, द्वितीयक क्षेत्र की और तृतीयक क्षेत्र की, क्योंकि ये वही क्षेत्र है जहां पर क्या होगा? वस्तु और सेवाओं का उत्पादन होता है। ठीक है, पहला स्टेप कंप्लीट होने के बाद सेकंड स्टेप हमारा क्या रहता है? मूल्य वृद्धि गणना करनी है। अब मूल्य वृद्धि क्या होती है? मूल्य वृद्धि क्या है? मूल्य वृद्धि कहीं ना कहीं उत्पाद का मूल्य, जो भी एक लेखा वर्ष में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है, उस उत्पाद का मूल्य माइनस मध्यवर्ती उपभोग। ठीक है, मूल्य वृद्धि हम लोग कैसे काउंट करते हैं? उत्पादन के मूल्य में से मध्यवर्ती उपभोग के मूल्यों को माइनस कर देते हैं, जिससे क्या आ जाता है? मूल्य वृद्धि आ जाती है।
ओके। ऐसे ही जो सेकंड, इसमें आपका सेकंड स्टेप में उत्पाद का मूल्य किसे कहते हैं? उत्पाद का मूल्य क्या होता है? बिक्री। एक लेखा वर्ष में जितनी वस्तुएं और सेवाएं बिकती हैं उनको उनकी कीमतों से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, तो बिक्री मूल्य आ जाता है। तो उत्पाद का मूल्य क्या होता है? बिक्री, जो भी आपने जितनी भी मूल्य की वस्तुएं आपने बेची हैं, यदि वर्ष भर का सारा उत्पाद वर्ष के दौरान बिक जाता है, मतलब एक लेखा वर्ष में जितनी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन होता है, अगर वो सारा का सारा उत्पादन वर्ष के दौरान बिक जाता है तो उत्पाद का मूल्य बिक्री के बराबर होगा। ओके। या अगर कुछ सामान बिना बिके रह जाता है तो हम कैसे करते हैं? उत्पाद का मूल्य कैसे काउंट करेंगे? बिक्री जमा स्टॉक में परिवर्तन। स्टॉक में परिवर्तन कैसे निकालते हैं? अंतिम स्टॉक माइनस प्रारंभिक स्टॉक, ठीक है ना। तो उत्पाद का मूल्य यदि वर्ष के दौरान कुछ उत्पादन बिना बिके रह जाता है तो बिक्री जमा क्या हो जाएगा? स्टॉक में परिवर्तन हो जाता है। इसी प्रकार बात करेंगे मध्यवर्ती उपभोग। मध्यवर्ती उपभोग क्या होता है बेटे? जो ये मध्यवर्ती उपभोग है आपका, ये गैर साधन इनपुट से आगत है। जैसे साधन क्या होता है? भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यम होते हैं। उत्पादन के 4 साधन होते हैं ना, भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यम। अब इनके अलावा जो भी हम रॉ मेटेरियल, कच्चा माल यूज करते हैं, वो गैर साधन आगत होती है, ठीक है ना। ये वो वस्तुएं और सेवाएं होती हैं जिनको फर्दर, यानी कि आगे वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में प्रयोग किया जाता है। ये हम लोग कह सकते हैं मध्यवर्ती वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनकी पुनः बिक्री की जाती है या जिनके मूल्य में वृद्धि की जानी अभी बाकी है, ठीक है। जिन वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में, उनके मूल्य में वृद्धि की जानी बाकी है, उन्हें क्या बोलते हैं? मध्यवर्ती वस्तु कहते हैं। जैसे रॉ मटेरियल हो गया आपका, बिजली हो गया, तो ये क्या होते हैं आपके बेटे? मध्यवर्ती उपभोग होता है। ओके, उम्मीद में समझ में आ गया होगा बेटे। इसके बाद क्या स्टॉक में परिवर्तन हम कैसे निकालेंगे? क्योंकि अब हमने यहाँ स्टॉक में परिवर्तन की बात की थी। यहाँ पे स्टॉक में परिवर्तन कैसे निकालते हैं? इनके डेल्टा स्टॉक, अंतिम स्टॉक। अंतिम स्टॉक क्या होता है? जो वर्ष के लास्ट में होता है, यानी कि 31 मार्च को आपको जितना स्टॉक होता है उसको अंतिम स्टॉक कहते हैं। माइनस जो वर्ष के शुरू में आपके पास 1 अप्रैल को स्टॉक था, उसका कहेंगे प्रारंभिक स्टॉक कहते हैं। तो स्टॉक में परिवर्तन कैसे निकालेंगे? अंतिम स्टॉक माइनस प्रारंभिक स्टॉक, ठीक है। हाँ, तो बेटा किसी अर्थव्यवस्था में जो मूल्य वृद्धि है निम्न प्रकार से हो सकती है, जैसे बाजार कीमत पर सकल मूल्य वृद्धि या सकल घरेलू उत्पाद। इनकी बाजार कीमत पर आप सकल घरेलू उत्पाद कैसे निकालेंगे? जो आपका प्राथमिक क्षेत्र है, प्राथमिक क्षेत्र में की गई सकल मूल्य वृद्धि, ठीक है, उसमें हम लोग क्या जोड़ देंगे? जमा द्वितीय क्षेत्र, जो सेकेंडरी सेक्टर है उसमें की गई सकल मूल्य वृद्धि, जमा तृतीय क्षेत्र में की गई सकल मूल्य वृद्धि। तो इससे आपका क्या आ जाएगा? बाजार कीमत पर सकल मूल्य वृद्धि आ जाएगी या बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद आ जाएगा, ठीक है। हमें शुद्ध निकालना है। हमें पता है जब हमने सकल निकालना है इसमें घिसावट है, यानी कि मूल्यह्रास शामिल है। जब हम शुद्ध निकालेंगे बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, तो जो ये बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद है इसमें से हम लोग क्या करेंगे? मूल्यह्रास, यानी कि जो घिसावट हुई है उसको घटा देंगे। इससे क्या आ जाएगा? हमारा बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे? साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद कैसे निकालेंगे? जो ये बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद है, अगर हम इसमें से शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, यानी कि NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, कैसे निकालते हैं? शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर माइनस आर्थिक सहायता। जो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर है, ये अप्रत्यक्ष कर माइनस आर्थिक सहायता का अंतर होता है, क्योंकि ये बाजार कीमत में शामिल होते हैं, साधन कीमत में, साधन आय में शामिल नहीं होते। इसलिए जब हम लोग साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद निकालेंगे तो जो बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद है इसमें से हम लोग क्या करेंगे? जो NIT है, जो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर है, इसको हम लोग माइनस कर देंगे। तो क्या आ जाएगी? आपके साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद आ जाएगा। अब अगर आपको राष्ट्रीय उत्पाद निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे? ये साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद है, विदेशों से शुद्ध साधन आय, नफिया, नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये जोड़ देंगे तो हमारी क्या आ जाएगी? ये शुद्ध राष्ट्रीय आय आ जाएगी, ठीक है बेटे। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे, जब हम लोग उत्पाद विधि द्वारा आश्रय गणना करते हैं तो हमें कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। तो सावधानियां क्या क्या हैं? पहली क्या है? पुरानी वस्तुओं का क्रय विक्रय। देखिए,
जो पुरानी वस्तुओं की जो खरीद फरोख्त होती है उसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि बेटा जिस वर्ष ये वस्तुएं बनी थी इनका मूल्य उस वर्ष शामिल हो चुका है। ठीक है, तो वर्तमान में अगर पुरानी वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है उसके मूल्य को राष्ट्रीय में शामिल नहीं किया जाता। इसके बाद क्या है, पुरानी वस्तुओं की बिक्री से दलाली या कमीशन। देखिए जब हम पुरानी वस्तु खरीद फरोख्त करते हैं तो कहीं ना कहीं अगर बीच में कोई कमीशन एजेंट होता है उनको हमें कमीशन पे करनी पड़ती है, तो कहीं ना कहीं ये स्वनियोजित मिश्रित आय का भाग होती है। ठीक है ना, तो जो दलाली या कमीशन होती है उसको राष्ट्रीय में शामिल किया जाएगा। ओके, स्वलेखा उत्पादन। देखिए अगर आप स्वयं के उपभोग के लिए वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, जैसे किसान होता है अगर उसके खेत में 10 क्विंटल गेहूं पैदा होती है, 8 क्विंटल वो बाजार में बेच देता है, 2 क्विंटल घर के लिए रख लेता है, तो ये स्वलेखा के लिए उत्पादन होता है, इसका मूल्य भी राष्ट्रीय में शामिल किया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे मध्यवर्ती वस्तु का मूल्य। देखिए जब भी एक चीज याद रख लीजिए, जब भी राष्ट्रीय गणना होती है हमेशा अंतिम वस्तु और सेवाओं के मूल्यों को शामिल किया जाता है। राष्ट्रीय गणना करते हुए कभी भी मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्यों को शामिल नहीं किया जाता। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे जिन मकानों में मालिक खुद रहते हैं, जिन मकानों में मालिक खुद रहते हैं जो उनका आरोपित किराया होता है उसको भी राष्ट्रीय में कैलकुलेट किया जाता है। ओके, इसके बाद ये 6 पॉइंट है स्वयं भोग के लिए सेवाएं। देखिए स्वयं भोग के लिए उत्पादन तो राष्ट्रीय में शामिल किया जाता है, पर स्वयं भोग के लिए जो सेवाएं होती हैं उनको राष्ट्रीय में शामिल नहीं किया जाता। जैसे एक टीचर जो होता है अगर वो स्कूल में बच्चों को पढ़ाता है तो वहां पर सैलरी मिलती है, अगर पर घर आकर अगर अपने बच्चों को पढ़ाएगा तो उसके लिए उसको पैसे नहीं मिलेंगे, तो ये सबों के लिए सेवाएं हो जाती हैं, तो इनको राष्ट्रीय में शामिल नहीं करते। ऐसे में बात करते हैं नर्स की, एक नर्स जब हॉस्पिटल में काम करती है तो उसको वहां सैलरी मिलती है, ठीक है ना, तो उसको राष्ट्रीय में शामिल करते हैं। अगर उसका बेटा या पति बीमार हो जाता है, अगर वो घर पर उनकी सेवा करती है तो उसके लिए उसे कुछ मिलता नहीं है ना, तो उसको राष्ट्रीय में शामिल नहीं करते। कहने का मतलब क्या है, जो स्वयं भोग के लिए उत्पादन होता है उसको तो राष्ट्रीय में शामिल किया जाता है, पर स्वयं भोग के लिए जो सेवाएं होती है उनको राष्ट्रीय में शामिल नहीं किया जाता। ठीक है बेटे, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। बड़ा आसान सा प्रश्न है और बेटे कहीं ना कहीं एग्जाम के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक दो बार अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।